जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने रैम के बारे में डिस्कस किया और आपका जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल रैम से रिलेटेड है। रैम के बारे में हमने पढ़ा था कि रैम हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी है। काम क्या करती है कि हम कीबोर्ड से जो भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं या कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो रैम में आके ओपन होता है। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। दूसरा, जब भी सीपीयू ने डाटा उठाना होता है प्रोसेसिंग के लिए तो वो रैम से उठाता है। वो रैम से डाटा फैच करता है और उस पर प्रोसेसिंग या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। उसको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो ये रैम के बारे में हमने डिस्कस किया था। रजिस्टर्स भी टेम्परेरी मेमोरी है रैम की तरह, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी रैम की तरह नहीं है। आपकी रैम मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है सेपरेट, लेकिन हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं ये सीपीयू का पार्ट होते हैं। अब हमने इसको सीपीयू का पार्ट क्यों बनाया, इसकी भी कोई रीज़न है। जैसे रैम क्या काम परफॉर्म करती है, वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर है, और बिल्कुल इसी तरह रजिस्टर्स की भी कोई फंक्शनैलिटी है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग सीपीयू को मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। किस लिए? इंस्ट्रक्शंस को सेव करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए। उसने ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है उनके आंसर्स को सेव करने के लिए, तो उसके पास रजिस्टर्स के अलावा तो कोई मेमोरी अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे वो डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, आंसर्स को सेव कर सके। सिर्फ रजिस्टर्स उसके पास हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम आज का टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल, सबसे पहली बात कि ये स्मॉल मेमोरी है। कितनी स्मॉल? बहुत स्मॉल। अगर हम रैम की बात करें तो हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम मिनिमम 2 GB रैम लगी होती है, या 4 GB या 8 GB। लेकिन यहाँ पे ना GB की बात है, ना MB की बात है, ना KB की बात है। हमारे रजिस्टर का साइज बाइट्स में होता है, सिंपल बाइट। वो 1 बाइट का हो सकता है, वो 2 बाइट का हो सकता है, वो 4 बाइट का हो सकता है। तो इसका मतलब है वेरी स्मॉल बट हाई स्पीड। स्पीड इसकी बहुत अच्छी, स्पीड के मुकाबले में कोई इसके नज़दीक भी नहीं। अगर मेमोरीज की हम हायरार्की देखें स्पीड के हवाले से, तो हमारे पास रजिस्टर्स आपको सबसे टॉप पे नज़र आएंगे, फास्ट। उसके बाद कैशे मेमोरी, जिसको हम लेटर ऑन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी रैम, मेन मेमोरी। इसके बाद आपकी मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपकी टेप ड्राइव। अगर हम स्पीड की बात करें तो आपकी मेमोरीज की ये हायरार्की बनती है। हाई स्पीड मेमोरी, और वी नो कि रजिस्टर्स मेमोरी है हमारी, हमारे डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। वी नो कि हमारे पास मेमोरी क्या होती है जिसको हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। 2 तरह की मेमोरी होती है, या हम डाटा को टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं या परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। तो रजिस्टर्स हमारे डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं, और ये इनसाइड द सीपीयू लगे होते हैं। तो ये सारी बातें हमें क्लियर होगी कि ये रजिस्टर्स स्मॉल होते हैं, वेरी हाई स्पीड हैं, कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी है और इनसाइड द सीपीयू लगे होते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी। पहले ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सीपीयू कंटेन नंबर ऑफ रजिस्टर। इसका मतलब है कि सीपीयू के अंदर कोई एक रजिस्टर नहीं है, एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं। वो 2 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, वो 8 हो सकते हैं, वो 10 हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ईच रजिस्टर हैज़ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड पहले से, फंक्शन कोई काम परफॉर्म करना। इसका मतलब है कि हमने हर रजिस्टर्स को पहले से बताया हुआ है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और तुमने क्या काम परफॉर्म करना है। हर रजिस्टर्स को ये पहले से पता होता है। जी स्टूडेंट्स, द साइज ऑफ द रजिस्टर इज इन बाइट। हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये साइज में बहुत कम होते हैं, 1 बाइट, 2 बाइट,
4 बाइट, और आपको पता है स्टूडेंट्स के कम से कम एक करैक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 1 बाइट रिक्वायर्ड है। हमने सिंपल कोई अल्फ़ाबेट ए स्टोर करना है या बी स्टोर करना है तो कम से कम हमें 1 बाइट रिक्वायर्ड होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम साइज़ इसका होता है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर के अंदर, और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स। इस प्री डिफाइंड फंक्शन पहले पढ़ा कि पहले से पता है इसने क्या करना है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड। फेच का क्या मतलब होता है? हमारा सीपीयू जो रैम से डाटा उठाता है और उसको वापस ला के प्रोसेस करता है, तो दैट इज कॉल्ड फेच। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करनी है सीपीयू ने, सीपीयू को पता होता है कि उसने अगला काम कौन सा करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पड़ी होती हैं? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स। उसके बाद दूसरा रजिस्टर है जी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जो करंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी तो है ना जिस पे अभी सीपीयू काम कर रहा है, नेक्स्ट पे तो उसने इसको कंप्लीट करने के बाद जाना, और वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो तो इस रजिस्टर में पड़ी होती है। तो जो करंटली हमने इंस्ट्रक्शन फेच की हुई है और उसको आपका सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन हमारी कौन स्टोर करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जी स्टूडेंट, उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आप देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है इसका कोई एड्रेस से तल्लक है। मेमोरी का एड्रेस, जब जो भी हम डाटा कंप्यूटर में रैम में स्टोर करते हैं तो हर बाइट का एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस की रीज़न क्या होता है कि लेटर ऑन जब हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एड्रेस हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सीपीयू स्टोर मेमोरी एड्रेसेस। कौन से मेमोरी एड्रेसेस? सीपीयू ने जो भी डाटा रैम में रीड करना होता है या राइट करना होता है। आपको पता है सीपीयू ने डाटा कहाँ से उठाना है? रैम से, तो वो रीड कर रहा है। सीपीयू ने वापस डाटा किसको भेजना है? रैम को, तो इसका मतलब है वो राइट कर रहा है। तो वो जहाँ पे राइट करता है या जहाँ से रीड करता है वो एड्रेस रैम को बताता है कि फलां डाटा किस जगह पे पड़ा हुआ है, मैं उसको रीड करना चाहता हूँ या नई लोकेशन पे मैं डाटा राइट करना चाहता हूँ, ये बताता है वो रैम को। तो वो एड्रेसेस इस रजिस्टर्स के अंदर सेव होते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर्स, जो भी डाटा आपका रैम से आ रहा है या जा रहा है उसको मैनेज करना, उसको सेव करना, मेमोरी बफर रजिस्टर इसकी जिम्मेदारी है। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट रजिस्टर है आज का, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आपके पास एक होती है क्यू। क्यू का मतलब है आम लाइफ के अंदर भी हम इसको कतार कहते हैं। तो कतार का मैकेनिज्म क्या होता है, इसको ऑपरेट करने का प्रोसेस या तरीकाकार क्या होता है कि कतार में जो शख्स पहले आता है वो पहले आउट होता है, बाहर चला जाता है। मतलब आप कतार में पहले आए हैं तो यकीनन आपका काम पहले होगा। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो भी कतार में पहले आया वो पहले आउट होगा। जी, लेकिन दूसरा एक कॉन्सेप्ट है स्टैक का। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा नहीं होता। स्टैक में जो पहले आता है वो बाद में जाता है, और जो बाद में आता है वो पहले जाता है। तो आप स्टूडेंट परेशान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है। और आप अपनी बुक्स लें, इसके ऊपर दूसरी बुक रखें, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, उसके बाद रखते जाए। तो आप देखें जो सबसे लास्ट बुक आपने रखी है आप उसको पहले उठाएंगे, और जो सबसे पहले बुक आपने नीचे रखी थी उसको सबसे एंड पे उठाएंगे। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज कॉल्ड स्टैक। हमारे कंप्यूटर के इनसाइड कुछ जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो क्यू की फॉर्म में होते हैं कि जो पहले आएगा वो पहले परफॉर्म होगा, लेकिन कुछ हमारे जो फंक्शंस हैं वो स्टैक की सूरत में परफॉर्म होते हैं कि लास्ट इन, जो फंक्शन हमारा लास्ट पे आएगा वो पहले परफॉर्म होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टैक। तो इस तरह को मैनेज स्टैक इन कंप्यूटर।
तो उसको मैनेज करने के लिए, स्टैक को मैनेज करने के लिए हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्यू और स्टैक में क्या डिफरेंस है ये भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।